जो इक्वेशंस, जो समीकरण न्यूटन ने दी थी इनके बीच रिलेशन दिखाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन की गति की समीकरणें। देखो जो ये न्यूटन है, न्यूटन ने 3 समीकरण दी और अलग अलग समीकरण के माध्यम से प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरी, इनके बीच में हमें क्या बताया, रिलेशन बताया, संबंध बताया। जैसे न्यूटन की गति की जो पहली समीकरण है, देखो आपको सीधा याद ही रखना है, सवाल आएंगे न्यूमेरिकल्स इन पे होंगे, न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगी। जैसे समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। देखो यहाँ v क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, यहाँ v क्या होता है, अंतिम वेग। v क्या होता है यहाँ पे, अंतिम वेग होता है। यहाँ पे u क्या होता है, आपका प्रारंभिक वेग। आपने किस वेग से चलना शुरू किया था वो आपका प्रारंभिक वेग है, और जिस पॉइंट पे आपके भाई रुके हो उस टाइम तक आपका वेग क्या था, वो आपका क्या है, अंतिम वेग है। यहाँ पे a क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं। और t आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, यानी कि समय हो गया। तो v u a t के बीच में रिलेशन बताने के लिए न्यूटन ने एक समीकरण दिया, और वो समीकरण देखो आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन सा एक न्यूटन का समीकरण नहीं है। यानी आपको सीधी सी सिंपल सी बात यहाँ है, ये होगी कि आपको न्यूटन की गति के समीकरण याद रखने हैं, बस आगे की बात बाद में कर ली जाएगी। तो न्यूटन की गति का पहला समीकरण आपको क्या याद रखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इसका क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। अब देखो ये आपको थोड़ा सा ऐसे भी दिख सकता है, ये समीकरण कैसे दिखेगा, ध्यान से सुनो। ये समीकरण आपको ऐसे भी मिल सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये समीकरण भी सही है। यहाँ पे g क्या होता है, यहाँ पे g होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी आप क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। हम इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जब a किसके बराबर होता है, g के बराबर होता है। जब सामान्य जो त्वरण होता है हमारा, जब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो समीकरण क्या आ गई हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखो इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, सपोज करो आपसे a का मान पूछ लिया, भाई 3 राशियां देख के चौथी राशि पूछेगा, सिंपल सी बात है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे, इस समीकरण को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि u इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 80। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात तो हम लिखते ही हैं कि अंतिम वेग में से हमें क्या घटाना होता है, प्रारंभिक वेग घटाना होता है। और अगर इस समीकरण को भी हम काम में लेंगे तो u इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया, 80 हो गया। अब मान लो आपको त्वरण का मान पूछा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है और समय दे रखा है, और आपसे क्या पूछ लिया, त्वरण का मान पूछ लिया। तो आप कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। यानी ये समीकरण आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। ये समीकरण भी सही है, क्योंकि ये समीकरण भी किसका है, न्यूटन का ही है। न्यूटन की गति के पहले समीकरण को हमने क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है, और उसके बाद हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने क्या लिखा इसको कि हम इसको v बराबर u प्लस जी टी भी लिख सकते हैं। यानी a को आप क्या लिख रहे हैं, g लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है तो आप इसको g लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख लिया कि ये समीकरण सही है, v बराबर u प्लस जी टी भी अगर आपको दिखता है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन भी आपको, अगर न्यूमेरिकल आपको करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको काम में नहीं लेना, ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। और किस तरीके से, आप यहां से a का मान निकालोगे तो आपको पता है कि u इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया, t, किसके बराबर, a के बराबर, ठीक है। तो हो गया क्या, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये इसका एक सिंप्लीफिकेशन हो गया गति के पहले समीकरण का, ठीक है। अब देखो
ऐसे ही गति का दूसरा समीकरण दिया गया कुछ और राशियों के रिलेशन को दिखाने के लिए, संबंध को बताने के लिए। अब वो कौन सा दिया गया था आपको पता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसकी बात अभी हम करते हैं। देखो गति का दूसरा समीकरण क्या होगा, ये गति का पहला समीकरण आपको याद रखना है और कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको इसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब देखो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे देखो आपको कुछ नया दिख रहा होगा। नया क्या दिख रहा है आपको, s दिख रहा है। s क्या होता है यहाँ पे, इस बात को आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे s क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या होता है, विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तबीयत थोड़ी खराब है आज मेरी। अब देखो यहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय, a क्या है आपका त्वरण है, ठीक है। अब आपको इसको भी अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली आपको समीकरण क्या याद रखना होता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो अगर a किसके बराबर है, g के बराबर है, तो आपको समीकरण क्या लिखी हुई मिलेगी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको ये समीकरण मिलेगी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समीकरण क्या होती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अगर हम इसको क्या करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, तो a अगर g के बराबर है तो आपको यहाँ पे g भी मिल सकता है, लेकिन समीकरण दूसरी यही होगी। अब सपोज करो आपके पास त्वरण का मान है, प्रारंभिक वेग है, समय है और आपसे विस्थापन पूछ लिया गया, तो आप ये समीकरण लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये समीकरण हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कौन सा होता है, गति का दूसरा समीकरण। ये है अपना गति का दूसरा समीकरण। अब देखो नेक्स्ट, देखो गति का तीसरा समीकरण क्या है, आपको भी पता होगा। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वो समीकरण सबसे ज्यादा काम में आता है, गति का तीसरा समीकरण, क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो न्यूमेरिकल्स एनटीपीसी वाले बच्चे ध्यान दे लेना, न्यूटन की गति की समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका तीसरा समीकरण आप लिखेंगे, तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने क्या लिख लिया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as। a क्या है यहाँ पे, विस्थापन है, और a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, विस्थापन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, u इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो मैंने क्या लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as हो गया, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको यहाँ से s का मान निकालना है, विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन आप कैसे निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके सामने, s की वैल्यू आ गई, यानी विस्थापन। यानी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। अगर आपको त्वरण का मान पूछ लिया गया तो आप a बराबर क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, 2s हो गया। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। अब अगर a किसके बराबर है, g के बराबर है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। यानी मैंने इसको क्या लिख दिया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs भी इसको लिखा जा सकता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs भी इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ a किसके बराबर है, g के बराबर है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs।
देखो अगर आपको समीकरण याद है तो आप उसका सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, बस आपको समीकरण याद होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखा हमने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2as हो गया। यहां से s निकालना है तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर a निकालना है तो a बराबर क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s आ गया। ठीक है, ये गति की हमारी तीसरी समीकरण थी। तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो गति की पहली समीकरण क्या थी, एक बार रिवाइज करो, v बराबर u प्लस ए टी या फिर v बराबर u प्लस जी टी। गति की दूसरी समीकरण क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, इसको gs भी हम मान सकते हैं और यहाँ से हम s और a का मान निकाल सकते हैं। s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और a बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2s हो गया। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग क्या लिखेंगे, आपको हेडिंग लिखने हैं गति, न्यूटन के गति के नियम। आपको पता है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहले नियम को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, दूसरा नियम दिया उसने संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम दिया रिएक्शन एंटी रिएक्शन या फिर अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन रूल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनसे भी अच्छे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे न्यूटन के गति के नियम। ये गति की समीकरणें थी भाई, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसको इजी करने के लिए न्यूटन ने क्या कर दिया, गति की समीकरणें दे दी। अब आप हेडिंग क्या लिखेंगे, न्यूटन के गति के नियम, और तीनों नियम हमें समझना है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो न्यूटन के गति के नियम। अब देखो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन से थे और उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम सबकी चर्चा एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो न्यूटन के गति के 3 नियम कौन कौन से थे, सबसे पहले की चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति के पहले नियम को आप क्या बोल सकते हैं, आप जड़त्व का नियम बोलेंगे। इसको हमने क्या लिख दिया, जड़त्व का नियम लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ को आप क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। इसके अनुप्रयोग ज्यादा पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा अभी हम कर लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ गति का दूसरा नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। मैंने इसको क्या कह दिया, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम किसको बोल दिया, गति के दूसरे समीकरण को। ठीक है, और लास्ट में कौन सा होता है, गति का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन रूल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन रूल भी इसको बोला जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गति का पहला नियम है, इसको आप जड़त्व का नियम बोल रहे हैं। अनुप्रयोग इसके कहाँ होते हैं और ये कैसे उपयोगी है, इनकी बात हम करते हैं। देखो जड़त्व का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई वस्तु स्टेबल है, ये वस्तु कैसी है, स्थिर है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल का मान कितना हो, 0। यानी जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल का मान 0 रख रखा है तब तक कोई स्थिर वस्तु कैसी रहेगी, स्थिर ही रहेगी, स्टेबल ही रहेगी। और आप और क्या देख सकते हैं कि जब तक कोई वस्तु गतिशील है, सपोज करो ये वस्तु क्या है, मोशन में है, मोशन में है, इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं आप, ये वस्तु कैसी है, गतिशील है, ये वस्तु गति कर रही है। तो जब कोई वस्तु मोशन में होती है, गतिशील होती है, तो होता क्या है कि अगर वस्तु गतिशील है और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका मान 0 है तो ये हमेशा गतिशील ही रहेगी, हमेशा कैसी रहेगी, गतिशील ही रहेगी। यानी जड़त्व के नियम हमें ये बताता है कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 रखेंगे तब तक कोई क्या कर रहा है तो वो वही काम करता रहेगा। ठीक है, यानी गाड़ी चल रही है,
और जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक वगैरह नहीं लगाओगे तब तक वो चलती रहेगी, ठीक है। तो यही बात जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्टेबल है, स्थिर है, तो एक्सटर्नल फोर्स का मान अगर आप जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का मान जब तक जीरो रहेगा तब तक कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। और यदि एक्सटर्नल फोर्स का मान है जीरो है और वस्तु मोशन में है, गतिशील है, गतिशील अवस्था में है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, गतिशील ही रहेगी। यानी आपको एक्सटर्नल फोर्स क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हमने इस वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने इस वस्तु को 5 न्यूटन का बल दिया और बल देते ही ये वस्तु क्या हो गई, पहले कैसी थी, स्टेबल थी, स्थिर थी, और ये वस्तु कैसी हो गई, गतिशील हो गई। ये वस्तु कैसी हो गई, गतिशील हो गई। यानी इनकी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो जड़त्व का नियम हमेशा अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही होनी चाहिए, वो गतिशील नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो स्थिर वस्तु कैसी हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। ये विरोध करता है कौन, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम एक्चुअल में है क्या, कि ये वस्तु की स्थिति के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अब इस वस्तु को आपको स्थिर अवस्था में लाना है, गतिशील वस्तु को, तो आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दो। जैसे आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये गतिशील अवस्था से कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। तो जड़त्व का नियम आपको समझ में आया होगा कि जड़त्व का जो नियम है ये हमेशा स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का मतलब कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगी। उसको अगर गतिशील किया जा रहा है तो जड़त्व के नियम की क्या हो रही है, अनुपालना नहीं हो रही है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि जब अवस्था परिवर्तन का विरोध हो रहा है तो वहां पे क्या लग रहा है, जड़त्व का नियम लग रहा है। अब इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, कि कहाँ कहाँ जड़त्व के नियम लागू होता है, कहाँ कहाँ हमने देखा है। तो बेसिकली आप सबने देखो ये अपने एनवायरमेंटल कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी एनवायरमेंटल घटनाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अगर मैं अनुप्रयोग देखना चाहूं, जैसे मैंने इसको मिटा दिया है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखें अपन कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ जड़त्व का नियम क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। तो उदाहरण क्या है, जैसे आप ये बाइक ये क्या है, आपकी बाइक है, गाड़ी है, बाइक है। जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल पे बैठे, बाइक पे बैठे, आप यहाँ बैठे हैं और इसको आप क्या कर रहे हैं, ये गतिशील है, ये कैसी है, गतिशील है। और आपके पीछे कोई भी व्यक्ति बैठे हैं, 2, ये आपके पीछे बैठे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये गाड़ी गतिशील है, यानी ये बाइक गतिशील है। अब ये गतिशील है, एकदम से ब्रेकर आ गया और आप इसको क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। आप इसको क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाओगे तो होगा क्या कि ये जो व्यक्ति है ये किस तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ। किस तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। यानी एक बात देखो कि जैसे ही अवस्था का परिवर्तन हुआ, जड़त्व का नियम लागू हुआ। यानी पहले गतिशील थी तो गतिशील ही थी, अब आपने उसको रोकने की कोशिश करी, ब्रेकर आया तो एकदम से आपने स्पीड को कम किया, या फिर मान लो सामने से गाड़ी आ गई तो आप उसको रोकना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या कि इतनी देर सब नॉर्मल था, लेकिन एकदम से जब आपने ब्रेक लगाया तो पीछे बैठे यात्री किस तरफ आए, आपके ऊपर आ गए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अवस्था का परिवर्तन हुआ, गतिशील से कैसी हुई, स्थिर हुई, और अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है तो वहां कौन सा नियम लागू हो जाता है, जड़त्व का नियम। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब सेम ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल होता है। अब देखो एग्जाम्पल 2 क्या होता है कि जैसे मान लो आप घर से निकले, ये आपकी बाइक है, ठीक है। अब आपको बाइक को क्या करना है, स्टार्ट करना है। आपने स्टार्ट कर ली मान लो, अब आप यहाँ बैठे हो, बाइक चलाओगे, पीछे आपने 2 व्यक्ति बिठा लिए। अब आप क्या करते हो कि बाइक है, पहले कैसी थी, स्टेबल थी, स्थिर अवस्था में थी। अब इसको किस में लाओगे, आप मोशन में लाओगे, गतिशील अवस्था में लाओगे। तो जैसे ही आप अचानक से बाइक को क्या करोगे भाई, बाइक की स्पीड को अचानक से बढ़ाओगे तो होगा क्या, पीछे जो ये यात्री बैठे हैं ये किस तरफ झुकेंगे, पीछे की तरफ। ये क्या होगा, इनका पीछे की तरफ झुक जाएंगे, पीछे की तरफ
झुक जाएंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों झुक रहे हैं पीछे की तरफ? हो क्या रहा है यहाँ पे कि व्यक्ति बाइक पे बैठे थे, अब आपको याद आ रहा होगा कि आप ऐसा करते हैं, जैसे मान लो कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, मेरे पीछे कोई 2 गर्ल्स बैठी है, अब मैं चला रही हूँ, अब मेरे को घर से निकालना ही है और मैंने एकदम से स्पीड बढ़ाई, तो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगी, वो पीछे की तरफ झुकेगी, क्योंकि स्टेबल से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। और अगर मोशन से स्टेबल होता है, जब आप बाइक चला रहे हो एकदम से ब्रेक लगाते हो, तो पीछे वाले व्यक्ति किस तरफ आके गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपको कंफ्यूज करा सकती है कि अगर आप गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाओगे तो जो यात्री बैठे हैं वो आगे की तरफ झुकेंगे, और जब आप स्थिर को गतिशील करोगे तो जो यात्री बैठे हैं वो पीछे की तरफ झुकेंगे, ठीक है। 2 उदाहरण हमने देख लिए हैं इसके कि जड़त्व के नियम के और क्या उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे चलती हुई गाड़ी, बस, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, आप उससे उतरते हैं। भाई बदमाशियां तो हमारे स्वभाव में ही है, ह्यूमन है, मनुष्य है, तो बदमाशियां तो हमारे स्वभाव में ही है। अब सपोज करो ये बस चल रही थी, दूसरा उदाहरण देखना, ये बस चल रही है, अब तुम मेरे डायग्राम पे मत जाना, ये बस चल रही है, ठीक है, आपको यहां से उतरना है। ये बस कैसी है, गतिशील है, और इसने स्पीड को थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। ये बस हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, साधन तो कोई भी हो सकता है। अब आपको क्या करना, उतरना है। अब जल्दी हो रही है, भाई कोचिंग में लेट हो गया, स्कूल में लेट हो गया, तो हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम यहाँ से उतरने की कोशिश करेंगे। तो गाड़ी अब धीमी तो कर ली, लेकिन है तो गतिशील ही, तो अब वो गतिशील से स्थिर अवस्था में आएगी। अब आप उतर गए, ये लो, ये आप हो, आप उतर गए। उतरने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर के लिए आप इसकी दिशा में ही जाते हो, नोटिस किया होगा। हम ट्रेन से उतर रहे हैं, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और हम ट्रेन से उतर रहे हैं। आपको पता है कि उतरने के बाद थोड़ी देर के लिए हम उसी के डायरेक्शन में, उसी की दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि पहले हम भी गतिशील थे गाड़ी के साथ साथ, भाई गाड़ी गतिशील थी और हम क्या हुए, उतरे, तो गाड़ी स्थिर अवस्था में आएगी, तो हम क्या होंगे, उस टाइम पे गतिशील होंगे, हम चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस गाड़ी, बस या ट्रेन की दिशा में थोड़ी देर के लिए चलेंगे, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आपने ये देख लिया कि तीसरा एग्जाम्पल ये हुआ कि जब अपन गाड़ी, बस, ट्रेन से उतरते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसकी दिशा में क्या होते, चलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का नियम क्या होता है, कैसे व्यक्ति आगे की तरफ झुकते हैं, कैसे पीछे की तरफ झुकते हैं, कैसे हम ट्रेन, गाड़ी और रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे होते हैं। ये किसके उदाहरण है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के पहले नियम के। और भी एग्जाम्पल्स है, आप और भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये 3 एग्जाम्पल ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब आपको हेडिंग लिखनी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे जिसे संवेग का संरक्षण नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रूल है, ये हमें थोड़ा सा क्या करवाता है, कुछ नई चीजें सिखाता है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, संवेग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लेना, संवेग क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम, हम मोमेंटम बोलते हैं संवेग को। संवेग क्या होता है, m इंटू वी, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू m इंटू वी लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या होता है, मास, द्रव्यमान, और v क्या होती है यहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब आप इसे क्या बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मिनट टाइम देना मेरे को। देखो मुझे भी वायरल हो गया है, डेंगू के सिम्टम्स दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना तबीयत का, क्योंकि सिम्टम्स यही होते हैं, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करना, वॉमिटिंग आना, हाथ पैर दर्द करना, फीवर आना, एक वीकनेस फील होना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में वायरल चल रहा है,
डेंगू, इनके सिम्टम्स होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना तबीयत का, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स दिख गए तो हो सकता है आपको क्वारंटाइन भी कर दिया जाए। तो मुझे भी इस चीज़ का डर लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। थोड़ी तबीयत खराब है, सांस फूल रही है। क्यों फूल रही है? क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में। ज़्यादा बोल रही हूँ तो वॉमिटिंग वाला मन हो रहा है कि वॉमिटिंग होगी। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम, वैसे आप लोग मेरे लिए थोड़ी दुआ तो करते ही हो कि मैं ठीक हो जाऊँ। गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम है। देखो, ये नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। या फिर संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। तो आप डेल्टा P अपॉन क्या लिख सकते हैं? इसको T लिख सकते हैं, या फिर डेल T लिख सकते हैं, क्योंकि संवेग हो गया P। परिवर्तन की दर को समझाने के लिए आप किसको काम में लोगे? समय को काम में लोगे। T क्या हो गया? समय हो गया। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, हमें पता है कि संवेग P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। मैंने क्या लिख दिया? F, मैं इसको लिख रही हूँ ऐसे, F इज इक्वल टू, मैंने डेल एम वी अपॉन, मैंने इसको क्या लिख दिया? टी लिख दिया, क्योंकि पी को मैं क्या लिख सकती हूँ? पी बराबर क्या होता है? एम वी होता है। तो मैं पी बराबर क्या लिख सकती हूँ? एम वी लिख सकती हूँ। अब क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने इसको एम को बाहर ले लिया, क्योंकि द्रव्यमान में तो परिवर्तन होता ही नहीं है। अंदर क्या आ गया? डेल वी अपॉन डेल टी। मुझे एक बात बताओ, ये डेल वी का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। और कल हमने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ठीक है। और त्वरण को आप किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? ये F इज इक्वल टू एम ए। अब F इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या है? ए कहाँ से आया? ये डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी को आप क्या लिख सकते हैं? ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? F इज इक्वल टू एम ए लिख दिया। एम क्या है? मास द्रव्यमान, और ए क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण हो गया। तो डेल वी अपॉन डेल टी के किसके बराबर कर दिया? ए के बराबर। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? एम ए हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी। और नियम होता क्या है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये समीकरण जो हम पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी बार बार में। ये समीकरण इस सेकंड लॉ से निकल के आती है, गति के दूसरे नियम से ये समीकरण निकल के आती है। और इसको हम कैसे निकालते हैं? F समानुपाती हो गया डेल पी अपॉन डेल टी के, और यहाँ पे हम P के बराबर क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? F इज इक्वल टू डेल एम वी। वी अपॉन टी क्या होता है? A होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? F इज इक्वल टू डेल एम वी, डेल वी अपॉन टी को आप क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? एम ए हो गया। अब इससे ज्यादा जरूरी होते हैं इसके अनुप्रयोग, कि गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं इनको मिटा रही हूँ। अब हम सबसे ज्यादा जो चर्चा करेंगे वो इसके एग्जाम्पल पे करेंगे कि गति का दूसरा नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे अब चलो इसके एग्जाम्पल, जैसे सेकंड लॉ के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया होगा कि क्रिकेट में तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए या फिर पकड़ने के लिए खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम्पल? इसका पहला एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा बार बार में। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो गाड़ी वगैरह होती है इनमें झटके लगते हैं, तो झटकों से बचने के लिए इनमें स्प्रिंग और क्या लगा देते हैं? सोकर लगा देते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप इसका ये भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल 2, गाड़ियों में झटकों से बचने के लिए
झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या सोकर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि जब हल्की और भारी गेंद को समान वेग से नीचे गिराया जाता है या फिर गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना क्या होता है, आसान होता है। तीसरा एग्जाम्पल लिख ही लो इसका। एग्जाम्पल थर्ड, हल्की व भारी गेंद को समान वेग से गतिशील करने पर हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। हल्की गेंद को कैच करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, याद कर लेना, इसके तीनों एग्जाम्पल आपको याद ही करने हैं। गाड़ियों में झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या सोकर लगा दिए जाते हैं। अदरवाइज क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं, जो फील्डिंग जमा रखी है, वो खिलाड़ी गेंद को कैच करने के लिए गेंद की दिशा में अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं ताकि चोट कम से कम लगे और आसानी से कैच कर सके। तीसरा एग्जाम्पल इसका, हल्की व भारी गेंद को समान वेग से नीचे गिराने पर हल्की गेंद को कैच करना क्या होता है, आसान होता है। आज के लिए इतना ही हो पाएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आगे की बात करेंगे हम कल की क्लास में।